वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे थे जेनेटिक्स, जिसका पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट किया। आज स्टार्ट करेंगे हम पार्ट सेकंड। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिले। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उत्परिवर्तनवाद यानी कि म्यूटेशन का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था। ये बताना हमें कि म्यूटेशन का प्रतिपादन किसने किया। क्या डार्विन ने किया, या लेमार्क ने किया, या डाल्टन ने किया, या हुग्यो डी व्रीज ने किया। तो जो उत्परिवर्तन जो म्यूटेशन है उसका प्रतिपादन करने वाले थे हुग्यो डी व्रीज। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। जो जीन होते हैं वो एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। कहां पर? केंद्रीय कला पर, या केंद्रक पर, या गुणसूत्रों पर, या प्लाज्मा झिल्ली पर। तो जो जीन होते हैं वो एक रेखीय क्रम में गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्यों में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य होते हैं, उन मनुष्यों में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या 22 होंगे, या 23, या 3, या 20। तो मनुष्यों में कुल गुणसूत्र की जोड़ी हो जाएगी 23 जोड़ी गुणसूत्र के पाए जाते हैं मनुष्यों में। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या है। देखो मानव में हमें बताना है कि ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है। ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है। क्या 10 जोड़ी होगी, या 20 जोड़ी होंगी, या 22 जोड़ी होंगी, या 23 जोड़ी होगी। तो ऑटोसोम्स की कुल संख्या कितनी होगी। तो कितनी होगी? क्या 10 जोड़ी, या 20 जोड़ी, या 22 जोड़ी, या 23 जोड़ी। तो ऑटोसोम्स की मानव में जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 22 जोड़ी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहते हैं। जो आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं ये बताना हमें। क्या उन्हें एलील्स बोलेंगे, या फिनोटाइप बोलेंगे, या जीनोटाइप कहेंगे, या प्रबल जीन कहेंगे। तो आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूह को जीनोटाइप कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को क्या कहेंगे। कोई भी जीव है, उस जीव में हमें जो लक्षण बाहर से दिखाई दे रहे हैं उन लक्षणों को क्या कहेंगे। क्या उन्हें जीनोटाइप कहेंगे, या फिनोटाइप कहेंगे, या समयुग्मक, या विषम युग्मक। तो ऐसे लक्षण जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं उन्हें हम जीनोटाइप कहेंगे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। गलत कथन बताना है हमें। फर्स्ट है, मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। बिल्कुल सही कथन है ये कि मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री व पुरुष में समान होते हैं। बिल्कुल सही है। 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र स्त्री पुरुष में असमान होते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसका सभी सत्य हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जंपिंग जीन की अवधारणा बारबरा मैकक्लिंटॉक द्वारा किस पर प्रयोग के दौरान दी गई थी। देखो जंपिंग जीन की जो अवधारणा है वो किस पादप पर प्रयोग के दौरान दी गई थी। क्या मटर पर प्रयोग के दौरान, या सोयाबीन पर, या मक्का पर, या गेहूं पर। तो जंपिंग जीन की जो अवधारणा है वो दी गई थी मक्का पर प्रयोग के दौरान। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग आनुवांशिक नहीं है बताना हमें। यानी कि 3 में से आनुवांशिक रोग है और एक आनुवांशिक रोग नहीं है। क्या हीमोफीलिया नहीं है, या वर्णांधता, या रंजकहीनता, या एथलीट फुट। तो इन चारों में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। तो ये हो जाएगा एथलीट फुट। ऑप्शन डी, ये आनुवांशिक रोग नहीं है। नेक्स्ट है, कभी कभी उत्परिवर्तन के कारण गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। गुणसूत्रों में कमी या अधिकता से होने वाले रोगों को क्या कहते हैं। देखो गुणसूत्रों में यदि कमी वृद्धि हो रही है
तो उनसे होने वाले रोगों को क्या कहेंगे? क्या उन्हें सिंड्रोम बोलेंगे, या वायरस जनित रोग बोलेंगे, या बैक्टीरिया जनित रोग बोलेंगे, या विटामिन बोलेंगे? तो क्या कहेंगे? जिनमें गुणसूत्रों में कमी या वृद्धि हो रही है, तो ऐसे रोगों को क्या बोलेंगे? सिंड्रोम। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम में कौन से जोड़े के गुणसूत्र में वृद्धि होती है? तो जो डाउन सिंड्रोम होता है, उस डाउन सिंड्रोम में कौन से जोड़े के गुणसूत्र में वृद्धि होती है? क्या 21वें जोड़े में, या 22वें, या 23वें, या 24वें जोड़े में? तो जो डाउन सिंड्रोम होता है, उस डाउन सिंड्रोम में जो 21वां जो जोड़ा होता है, उस 21वें जोड़े के गुणसूत्रों में वृद्धि हो जाती है। यानी कि इसमें 21वें जोड़े के गुणसूत्र में 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडल के नियम के अपवाद निम्न में से कौन सा है? देखो, हमें मेंडल के नियम के अपवाद बताने हैं। क्या अपूर्ण प्रभाविता, या समप्रभाविता, या बहुजीनी लक्षण, या उपयुक्त सभी? तो जो मेंडल के नियम के अपवाद है, उन मेंडल के नियमों में अपूर्ण प्रभाविता भी है, समप्रभाविता भी है, और बहुजीनी लक्षण भी है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल किसने व कब दिया था? तो जो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल है, वो किसने दिया था? वॉटसन व क्रिक ने 1953 में, या मेंडल ने दिया था 1955 में, या रॉबर्ट हुक ने दिया था 1950 में, या रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था 1949 में? तो डीएनए का जो द्विकुंडलित संरचना मॉडल है, वो वॉटसन व क्रिक के द्वारा 1953 में दिया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? हमें बताना है कि एक जीन एक एंजाइम जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? क्या बिड्डल व टॉटम के द्वारा, या मेंडल ने, या वॉटसन ने, या नन ऑफ दीज? तो एक जीन एक एंजाइम जो सिद्धांत है वो दिया गया था बिड्डल व टॉटम के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुणसूत्र द्वारा वंशागति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो गुणसूत्र द्वारा वंशागति का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया गया था। क्या सटन या बोवेरी ने, या बेटसन ने, या रॉबर्ट हुक ने, या वॉटसन ने? तो गुणसूत्र द्वारा जो वंशागति का सिद्धांत है हो जाएगा सटन व बोवेरी ने प्रतिपादित किया था। और ये प्रतिपादित कब किया गया था? 1902 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहलग्नता की खोज किसने की थी? वो सहलग्नता की खोजकर्ता का नाम बताना है। क्या वो पुनेट थे, या बेटसन थे, या बेटसन व पुनेट दोनों ने किया था, या नन ऑफ दीज? तो जो सहलग्नता की खोज है वो की गई थी, सहलग्नता की खोज की गई थी बेटसन व पुनेट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और ये किसमें की गई थी? ये की गई थी मीठी मटर में। किसमें की गई थी? मीठी मटर में ये खोज की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीन गुणसूत्र पर किस क्रम में लगे होते हैं? तो जो जीन होते हैं वो गुणसूत्र के ऊपर होते हैं, और गुणसूत्र के ऊपर भी एक क्रम में लगे हुए होते हैं। वो क्रम कौन सा होगा? क्या वो चक्रीय होगा, या वर्गाकार होगा, या वृत्ताकार होगा, या रेखीय क्रम होगा? तो जीन गुणसूत्र के ऊपर रेखीय क्रम में लगे हुए होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? देखो, हमें बताना है कि जो मानव होता है उस मानव में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं। क्या 23 जोड़े होंगे, या 22, या 15, या 28 जोड़े? तो मनुष्य में गुणसूत्रों के 23 जोड़े पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरुषों में 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र हैं। जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, उनमें 23वीं जोड़ी होते हैं वो लिंग गुणसूत्र हैं। और लिंग गुणसूत्र पुरुष में कौन से होंगे? क्या अक्ष अक्ष होंगे, या अक्ष वाई होंगे, या ट्रिपल अक्ष होंगे, या अक्ष डबल वाई होंगे? तो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होंगे पुरुष में, हो जाएंगे अक्ष वाई। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिलाओं में 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र होंगे। अब पुरुष में अक्ष वाई हो गए, तो महिला में कौन से होंगे? क्या अक्ष वाई होंगे, या अक्ष डबल वाई, या डबल अक्ष, या ट्रिपल अक्ष? तो महिलाओं में जो 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र हैं हो जाएंगे डबल अक्ष। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कारक कौन था?
हमें बताना है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसके खोजकर्ता आविष्कारकर्ता कौन थे। क्या वो सर अलेक जेफरिस हो जाएंगे, या क्रिक, या पुनेट, या वॉटसन। तो डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है उसके आविष्कारकर्ता हो जाएंगे सर अलेक जेफरिस। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंडलवाद का जनक। देखो मेंडलवाद का हमें क्या बताना है, जनक बताना है कि मेंडलवाद की जनक कौन है। क्या रॉबर्ट हुक है, या क्रिक है, या हुगो ड्यूब्रिज है, या मेंडल है। तो मेंडलवाद के जो जनक हैं वो जाएंगे मेंडल, क्रिकेट जॉन मेंडल। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम में 21वें जोड़े में कितने गुणसूत्रों की वृद्धि होती है। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है उस डाउन सिंड्रोम में कौन से जोड़े की गुणसूत्रों में वृद्धि होगी, 21वें जोड़े में। और कितने गुणसूत्रों की वृद्धि होती है, क्या 4, क्या 5, या 8, या 1। तो कितने कितने गुणसूत्रों की वृद्धि होगी, 1। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम में होता है, जो टर्नर सिंड्रोम होता है उस टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, क्या एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी, ये वाई क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी, या वाई क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाएगी, एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी, या एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाएगी। तो जो टर्नर सिंड्रोम होता है उस टर्नर सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता है। अब जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है उस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा, क्या वाई क्रोमोसोम की कमी, या वाई क्रोमोसोम की वृद्धि, या एक्स क्रोमोसोम की कमी, या एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि। तो जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है उसमें गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 47 होते हैं, यानी कि एक गुणसूत्र की क्या होगी, वृद्धि होगी। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक अक्ष की वृद्धि हो जाती है, तो एक अक्ष क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पटाउ सिंड्रोम में होता है। देखो अब जो पटाउ सिंड्रोम होता है उस पटाउ सिंड्रोम में क्या होगा, 13वीं जोड़ी में ट्राइसोमी होगी, या 12वीं जोड़ी में ट्राइसोमी होगी, या 10वीं जोड़ी में एक क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी, या नन ऑफ दीज। तो जो पटाउ सिंड्रोम होता है उस पटाउ सिंड्रोम में 13वीं जो जोड़ी होती है उस 13वीं जोड़ी में ट्राइसोमी हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एडवर्ड सिंड्रोम में होता है। अब देखो एडवर्ड सिंड्रोम होता है उस एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होगा, क्या एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाएगी, या एक गुणसूत्र की कमी, या दो गुणसूत्रों की वृद्धि, या वाई गुणसूत्र की कमी। तो जो एडवर्ड सिंड्रोम होता है उस एडवर्ड सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य में 23वीं जोड़ी गुणसूत्रों को कहेंगे। तो जो मनुष्य हैं उस मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो उनमें जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र हैं उसे क्या कहेंगे, क्या उसे लिंग गुणसूत्र कहेंगे, या अलिंग गुणसूत्र, या दोनों, या नन ऑफ दीज। तो जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र हैं उसे कहेंगे लिंग गुणसूत्र। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन और ये टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आनुवंशिकी की शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। तो जो आनुवंशिकी की शब्द दिया गया है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, क्या क्रिक के द्वारा दिया गया था, क्रिक के द्वारा, या वॉटसन के द्वारा, या मेंडल के द्वारा, या लेमार्क के द्वारा। तो जो आनुवंशिकी के शब्द हैं वो सर्वप्रथम दिया गया था, तो आनुवंशिकी शब्द सर्वप्रथम देने वाले हो जाएंगे वॉटसन। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे हम नए टॉपिक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।